कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के आदेश कब आएंगे और ऑनलाइन क्लास से ये ऑफलाइन क्लास में हम कब जाएंगे, है कि नहीं। वैसे जितनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उनका बेनिफिट तो हमें मिलना ही चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। यस सर। और मजे की बात, और ये वाली जो बुक पढ़ रहे हैं हम लोग, ये कंपटीशन की बुक है, राजस्थान बोर्ड भी कंपटीशन की बुक थी, आपके काम आएगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब अपने को क्या करना है, इसमें राइटिंग भी साथ साथ करनी है, क्योंकि क्लास वर्क में जैसे ही पढ़ा के चला जाऊंगा बहुत सारे बच्चे तो लीड लगा के बढ़िया आराम से सुन के बस खत्म, फॉर्मेलिटी हो गई। ऐसे नहीं करना है, मेरे साथ साथ टॉपिक डाल के जो दो बिंदु में लिख रहा हूँ वो नोट डाउन करने हैं। उससे फायदा क्या होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको क्लास का मैटर समझ में आएगा कि क्लास में क्या डिस्कस हुआ था। फिर जब आप किताब से डेली करेंगे तो बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो 2-3 बार हो चुका होगा। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं लिखते तो बिल्कुल 100% हमारे दिमाग से क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, और फिर वो हमें कुछ याद ही रहेगा ही नहीं। आज तो याद रहेगा, 2 दिन बाद किसी भी प्रकार का कोई सवाल का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। पॉलिटिकल की बुक का नाम, वेरी गुड, कौन है ये, साहिल कुमार सैनी। पढ़ क्या रहे थे इतने दिन से, समकालीन विश्व की राजनीति। ये माइक ऑफ करो। ये सब म्यूट कर दीजिए। कोमल गुजर, किसी का भी माइक अनम्यूट नहीं होना चाहिए। पहली बुक है समकालीन विश्व की राजनीति, दूसरी है स्वतंत्र भारत की राजनीति। स्वतंत्र भारत की राजनीति, ये बुक हम पढ़ रहे हैं अभी। पहली बुक कौन सी है, स्वतंत्र भारत की राजनीति, और दूसरी बुक कौन सी है, समकालीन विश्व की राजनीति। और बताओ क्या पूछना है, करें शुरू। यस सर। आज हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। अरे भाई माइक म्यूट कर दीजिए, यहां से फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अर्जुन सैनी, आप माइक म्यूट क्यों नहीं कर रहे? ये राहुल गुजर बार बार अनम्यूट क्यों कर रहा है? आप एक बात बहुत ध्यान से सुन लें, मेरे पास ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है और कौन सा बच्चा अनम्यूट करेगा उसकी सारी डिटेल मेरे स्क्रीन पे आ जाती है। इसीलिए आप बार बार क्लास को डिस्टर्ब ना करें। कोई भी बच्चा केवल सवाल पूछने के लिए ही अनम्यूट करेगा या आंसर देने के लिए। इसके अलावा आप जब भी अनम्यूट करेंगे तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको वीडियो ऑफ रखना है और वॉइस वॉल्यूम माइक भी बंद रखना है। बस पढ़ना है, कोई सवाल पूछना हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तब आप अनम्यूट करना। देखो, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, और एक बढ़िया चीज मैं बताता हूं, पूरे साल आप मेरे से ये सवाल पूछते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे पूरे साल मेरे से यही सवाल पूछते रहेंगे, और अभी जब ये समझ में आ जाएगा उसके बाद भी बार बार ये सवाल पूछते हैं, सर ये क्या है, क्या है, क्या है। इसीलिए इसको आज ध्यान से समझना, और हर 4-5 दिन से मैं आपसे सुनूंगा। 2 बार जब मैं सुन लूंगा तो आपके ये याद हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे कैसे बोर्ड में आपको मिलेगा, क्या पूछेगा, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। देखो ये सवाल आया हुआ है,
2013 में, 2014 में सप्लीमेंट्री और मेन दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। जब एनसीईआरटी की पुरानी किताब चलती थी तब ये सवाल 3 बार आया हुआ है अपने, और तीनों बारों में सवाल क्या पूछा, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आंसर सबको आता है, आंसर बहुत इजी है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। जैसे ही क्वेश्चन आता है बच्चे का दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है कि कौन सा आंसर मुझे देना है। इसमें 2 शब्द हमें याद रखने हैं, एक तो कौन सा याद रखना है, प्रभुत्व इसे, और दूसरा प्रकृति। ये 2 शब्द अपने को याद रखने हैं। ऐसे के ऐसे ही गोला आप बना लो ताकि हमारा फोकस इस पर रहे। इसमें सिर्फ 3 ही शब्द हैं, पहला कांग्रेस, दूसरा प्रभुत्व और तीसरा प्रकृति। सवाल क्या बना, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। प्रकृति, प्रभुत्व को क्या कहते हैं, वर्चस्व, और क्या कहते हैं, एकाधिकार, और क्या कह सकते हैं, हेगेमनी कह सकते हैं। ठीक है, प्रकृति आप जानते ही हो, नेचर कह सकते हैं। जैसे मेरी प्रकृति कैसी है, झगड़ालू प्रवृत्ति है, आपकी प्रकृति कैसी है, बहुत अच्छी प्रकृति है। और भी बहुत सारे टीचर्स की प्रकृति के बारे में हम जानते हैं, कैसा स्वभाव है, वो क्या कहलाता है, प्रकृति कहलाता है। कांग्रेस हम जानते ही हैं, वही जो 1885 में बनी थी, एओ हुम लीडर थे, 28 दिसंबर को जिसका जन्म था, और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और पहले 3 आम चुनाव में, पहले 3 आम चुनाव में किसका वर्चस्व रहा, कांग्रेस का रहा। वर्चस्व को और क्या कह सकते हैं, प्रभुत्व किसका रहा, कांग्रेस का रहा। यहां तक की बात किसको समझ में नहीं आई, यहां तक की बात किसके दिक्कत आई, कोमल समझ में आ रहा है। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति हम पढ़ रहे हैं, और ठीक है, और पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस क्या रही, एक तरफा आई, इसके मुकाबले कोई था ही नहीं। एकाधिकार किसका रहा, कांग्रेस का रहा। वर्चस्व, प्रभुत्व और एकाधिकार यहाँ पर पाया गया। मेरा सवाल आप ध्यान से सुनना, और जिसको आंसर आए वो आंसर बताना। चौथा आम चुनाव कब हुआ, 4th आम इलेक्शन या 4th जनरल इलेक्शन इंडिया में कब हुआ, 4th चौथा आम चुनाव कब हुआ, कौन बताएगा, चौथा आम चुनाव। भाई 3 की बात तो आपने पढ़ ही ली थी, और कल हमने 1967 1967। ठीक है, वेरी गुड, शानदार आंसर। ये कौन सा चौथा आम चुनाव है, ये याद रखना है आपको। कई बार सवाल पूछा हुआ है चौथा आम चुनाव कब हुआ, तो आपको एकमात्र चुनाव यही याद रखना है, क्योंकि 3 चुनाव में तो कौन थी, कांग्रेस थी। चौथे आम चुनाव में पहली बार राज्यों में, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, राज्यों में कांग्रेस आई थी, केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं। पहली बार कांग्रेस हारी कहां, राज्यों में, और कब हारी, 67 में। इसीलिए इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, चौथा आम चुनाव हो जाता है। इसको साइड कर देते हैं। अब पहले 3 आम चुनाव में जब कांग्रेस जीत कर आई तो उसके प्रभुत्व की प्रकृति कैसे थी वो देखना है। देखो भाई, एक तरफ तो मैं बना लेता हूं विश्व, और एक तरफ बना लेता हूं भारत, और दोनों में हम अंतर करते हैं, और ये अंतर ही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। उस साइड तो दिखेगा नहीं, यहां बना लेते हैं। एक तरफ तो बना लेते हैं विश्व, और एक तरफ बना लेते हैं भारत, और दोनों में क्या अंतर था, वही प्रभुत्व की प्रकृति थी। आप जानते हैं विश्व में आपने नाम सुना होगा साम्यवाद, साम्यवादी देश कौन से थे, रूस।
चीन। आपने नाम सुना होगा पाकिस्तान, आपने नाम सुना होगा बांग्लादेश, और दुनिया भर के नाम आपने और सुने होंगे, जिनमें क्या हुआ, एक पार्टी को स्थापित करने के लिए, एक पार्टी को स्थापित करने के लिए अन्य पार्टियों को समाप्त कर दिया, अन्य पार्टियों को समाप्त कर दिया। फिर से एग्जाम्पल समझना, जैसे अर्जुन, राहुल और भी 2-4 बच्चे, 5 बच्चे मेहता स्कूल के ग्राउंड में दौड़ लगा रहे थे। कितने बच्चे? 5। मुझे जिताना किसको है? केवल अर्जुन सैनी को। तो चारों बच्चों को मैं पीछे ही रोक लूं कि भाई तुम दौड़ोगे ही नहीं, तो बचेगा कौन? केवल अकेला अर्जुन। यहां भी यही हुआ। विश्व में इन देशों में एक पार्टी के स्थापना के लिए कार्य किया गया कि हम किसको स्थापित करेंगे? केवल एक पार्टी को ही स्थापित करेंगे, बाकी अन्य पार्टी को हटा देंगे। चीन में साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी अकेले की, बाकी दल सब गायब। रूस में भी ऐसा ही हुआ। बांग्लादेश में आवामी लीग ये स्थापित हुई, बाकी सब पार्टियां खत्म। पाकिस्तान में भी आप जानते हो पीडीपी है ना, और एक और है वहां पर एक पार्टी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ये 2 ही रही, बाकी सारी पार्टी गायब। तो ऐसे में यहां पर रेस जीतने के लिए साथी लोगों को हटा दिया गया। समझना मेरी बात। यहां पर क्या हुआ, विश्व के देशों में अपने आप को आगे लाने के लिए बाकी पार्टियों को इन्होंने साइड में हटा दिया। तो बचे कौन? अकेले। तो जीतेंगे भी कौन? अकेले। तो इनका प्रभुत्व आएगा कि नहीं आएगा? विश्व में अन्य पार्टियों का प्रभुत्व किस प्रकार से आया है, किसके समझ में नहीं आया? यहां तक की बात किसके समझ में नहीं आई? क्लियर है? यहां क्या हुआ कि बाकी सभी पार्टियां, ये राहुल गुजर बार बार अनम्यूट क्यों कर देता है? बाकी सभी पार्टियों को हटा दिया तो बची कौन सी? एक पार्टी, और वो लगातार जीत कर आने वाली थी क्योंकि रेस में कोई था ही नहीं। अब भारत का उदाहरण देखें। भारत में कैसी व्यवस्था थी? बहुदलीय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है, और थी भी। जब आजादी से बहुदलीय व्यवस्था हमारे यहाँ रही। इन सभी पार्टियों में बिना किसी दबाव के, बिना किसी दबाव के निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव करवाए गए। और फिर कांग्रेस लगातार जीत कर आई, लगातार जीत कर आई। अंतर समझ में आया? भारत की कंडीशन आप देखें, व्यवस्था कैसी है? बहुदलीय। इधर कैसी थी? एक दलीय। सभी पार्टियां यहां हैं, इधर नहीं थी। विश्व में सभी पार्टियां नहीं थी। यहां पर कोई दबाव नहीं जनता पर, आप किसे भी वोट दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या था? दबाव था, एक ही पार्टी को तो वोट देना है। चुनाव कैसा था भारत में? निष्पक्ष। कैसे हुआ? स्वतंत्र चुनाव हुआ, और जनता ने खुलकर वोट दिए, जिसको देना था उसको, कहीं कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। यहां तो आपके बंदूक के दम पर क्या हुआ? इलेक्शन हुआ। अगर आपको वोट देना है तो केवल इन्हीं को देना है। चीन में ऐसे ही चुनाव होता है, पाकिस्तान में ऐसे ही चुनाव होता है, बांग्लादेश में भी बहुत समय ऐसा ही हुआ। तो यहाँ की दादागिरी और यहाँ की दादागिरी में अंतर समझ में आ रहा है कि भारत ने जनता का प्रभुत्व था।
भारत में कांग्रेस को जिताने में सबसे अहम भूमिका किसकी थी? जनता की थी। और इसीलिए कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति अन्य देशों से क्या थी? अलग थी। बहुत आसानी से कांग्रेस हमारे यहाँ जीत कर आ गई और लगातार इसका प्रभुत्व बना रहा। विश्व से ये इस प्रकार से अलग था। बताओ किसको समझ में नहीं आया? निकिता शर्मा, सर आ गया समझ में। एक बार में से और करवा देता हूं, क्योंकि ये सवाल आएगा, अंतर करके देख लेते हैं हम, है कि नहीं है? फिर इसको यहीं खत्म करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यहीं पूछ लेना, ये परेशान करेगा पूरे साल भर। एक तरफ तो हम क्या बना लेते हैं? विश्व, और एक तरफ क्या बना लेते हैं? भारत। विश्व में कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, सीरिया है, और जितने भी देश जहां दादागिरी आपको देखने को मिलती है वे सारे देश। इधर कौन है? भारत है। एक अंतर। दूसरा देखें, यहां पर एक दल व्यवस्था के लिए अन्य दलों को समाप्त कर दिया गया। अन्य, आप चाहें तो लिख लें मेरे साथ, ताकि ये एक फॉर्मेट बन जाएगा। एक दल व्यवस्था के लिए अन्य दलों को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यहां क्या था? बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था जारी रही। यहां चुनाव या तो हुए ही नहीं, चुनाव या तो हुए ही नहीं, या फिर दबावपूर्ण हुए। दादागिरी से हुए। अब मरता क्या नहीं करता भाई, वोट तो देगा ही देगा। यहां क्या हुआ? स्वतंत्र व निष्पक्ष, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हुए। यहां क्या हुआ? दमनकारी शासन आया, दमनकारी शासन आया। यहां क्या था? प्रजातंत्र या लोकतांत्रिक शासन आया। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन आया। यहां जनता ने दबाव व दिखावे के लिए, दबाव व दिखावे के लिए, फॉर्मेलिटी भी कह सकते हो आप, दिखावे के लिए मतदान किया, ठीक है। अब इधर देख लो, यहां क्या हुआ? स्वतंत्र व दबाव रहित या जनहित के लिए, स्वतंत्र या जनहित के लिए क्या हुआ? चुनाव। यहां कांग्रेस जनता द्वारा, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस जनता द्वारा बिना किसी दबाव के, यहां कांग्रेस जनता द्वारा बिना किसी दबाव के बहुदलीय व्यवस्था में, बहुदलीय व्यवस्था में बार बार जीत कर आ रही है, बार बार जीत कर
आ रही है। बस यही अंतर है। देखो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और सीरिया, यहाँ क्या हुआ कि बहुत सारे दलों को हटा दिया गया कि जब दल ही नहीं रहेंगे तो कौन तो चुनाव लड़ेगा और कौन विरोध करेगा, इसलिए उनका पत्ता काट दिया गया। जबकि भारत में क्या हुआ, भारत में किसी का पत्ता नहीं काटा गया, बहुदलीय व्यवस्था ऐसे कैसे रही। एक दलीय व्यवस्था के लिए अन्य दलों को क्या कर दिया, इधर समाप्त कर दिया गया, इधर बहुदलीय व्यवस्था ही रही। चुनाव या तो हुए ही नहीं, और अगर हुए तो सिर्फ दिखावे के लिए, किम जोन की तरफ हुए, परवेज मुशर्रफ की तरफ हुए, केवल फॉर्मेलिटी हुई और कहानी खत्म कर दी। इधर क्या हुआ, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हुए, किसके लिए, लोकतंत्र व्यवस्था के लिए। इधर शासन कौन सा था, दमनकारी शासन था, गला घोटने वाला राज था। जबकि इधर कौन सा था, स्वतंत्र और जनता के हित के लिए था, कहीं कोई दबाव नहीं था। जनता ने दिखावे के लिए या दबाव में आकर, एक दल होने के बावजूद उनको वोट देना ही पड़ा। जब कनपटी पे बंदूक लगेगी तो वोट डालना ही पड़ेगा। इधर जनता ने किसी के दबाव में न आते हुए अपने स्वतंत्र रूप से, क्योंकि कांग्रेस को सब जानते थे, कल हमने करिश्माई नेता पढ़ा था, तो बार बार बहुदलीय व्यवस्था में से केवल एक किसको जिताया, कांग्रेस को। यही कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति है। बताओ किसको समझ में नहीं आया? क्लियर है? यस सर। यहां से कोई पूछना है सवाल? हटा दो इसको। नहीं सर। ठीक है, हाँ बताओ। रुको सर, चार्ज। अगला बिंदु है, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन। सर कांग्रेस एक सामाजिक व विचारधारात्मक संगठन। ये उतारने का काम आप मेरे साथ साथ ही कर लिया करो, क्योंकि उतारने के बाद तो मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूं। हो गया ये नोट डाउन? उतार लीजिए। हाँ सर। ये क्वेश्चन आंसर होमवर्क में हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर पंगा हो जाएगा। बोर्ड ने इस बार सारे क्वेश्चन आंसर की कॉपी जमा की, आपको पता हो तो। इस बार बोर्ड ने सभी बच्चों की कॉपियां जमा की हैं ताकि उसको शतरंज दे सकें। तो आपका होमवर्क होना बहुत कंपलसरी है, ये ध्यान रखना है। देखो कांग्रेस की एक तो कौन सी प्रकृति, सामाजिक, और एक कौन सी, विचारधारात्मक। बस ये दो शब्द समझ में आने चाहिए, और दोनों शब्द अगर किसी को पता है तो फिर मामला खत्म ही हो गया। कैसे? समाज का मतलब क्या होता है, समाज के सभी वर्ग। क्या हुआ, सामाजिक। विचारधारा का मतलब क्या हुआ, सभी प्रकार की विचारधाराओं को साथ लेकर चलना। सभी प्रकार की विचारधाराओं को साथ लेकर चलना। दोनों शब्द समझ में आए? देखो जब तक अपने को टॉपिक का मतलब ही समझ में नहीं आएगा तो टॉपिक समझ में आना नहीं है। कारण क्या है, हमें ये सवाल ऐसे कैसे देखने को मिलेगा, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक संगठन था, स्पष्ट कीजिए। तो हमें ये पहले से पता होना चाहिए कि कांग्रेस में एक तो कौन सा है, सामाजिक संगठन क्या है और विचारधारात्मक क्या है। ये दोनों चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो सामाजिक किसे कहते हैं, जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चले।
हम एक सामाजिक प्राणी है, सबको साथ लेकर चल ही रहे हैं। विचारधारात्मक का मतलब सभी विचारधाराओं को साथ लेकर चले, और ऐसा संगठन था, ये हमें साबित करना है। 4 नंबर का सवाल है। अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा। अर्थ अगर समझ में आ गया तो आधा काम तो अपना यहीं पर सॉर्ट आउट हो गया। देखो, कांग्रेस आजाद भारत में जब 1947 के बाद आता है तो पहला चुनाव कब लड़ा इसने? 52 में। हम जानते हैं फरवरी तक 52 में चुनाव हुआ, अक्टूबर 1951 से चला था। और जब इसने ये चुनाव लड़ा 52 वाला, तो समाज के सभी वर्ग, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चला था। कौन? कांग्रेस पार्टी। इसे ही कांग्रेस को सामाजिक कहने का मौका मिल गया। कांग्रेस एक सामाजिक संगठन है। क्यों? क्योंकि समाज के सभी वर्गों को इसने साथ लिया। समाज में कितने वर्ग थे? 3। कौन सा? निम्न, उच्च और मध्यम। तीनों को साथ लेकर कौन सा चल रहा था? कांग्रेस संगठन चल रहा था। इसीलिए कांग्रेस को क्या कहा गया? सामाजिक संगठन कहा गया। पहला बिंदु क्लियर। दूसरा देखो, विचारधारात्मक। विचारधारात्मक बहुत सारी विचारधाराएं थी, जैसे गांधीवादी विचारधारा, साम्यवादी, फासीवादी, कम्युनिस्ट, ठीक है, और भी दे लो, समाजवाद, उदारवादी, एक आपकी भी ले लो, स्टूडेंटवादी। दुनिया भर की विचारधारा भारत में थी, और सबको साथ लेकर चलने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। इसीलिए विचारधारात्मक एकता और सामाजिक एकता कांग्रेस की पहचान बनी। कांग्रेस भारत के सभी समूहों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी, सभी विचारधाराओं को साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी। यहां तक कुछ पूछना हो तो बताओ। कांग्रेस सभी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी, सभी विचारधाराओं को साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी। विचारधाराएं बहुत सी थी। इन विचारधाराओं को साथ लेकर चलने के कारण ही इसे विचारधारात्मक संगठन कहा गया। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के कारण संगठनात्मक क्या कहा गया? संगठन, सामाजिक संगठन इसे कहा गया। टॉपिक क्लियर है क्या? यहां से कुछ पूछना है? ठीक है। इसमें एक बात और है, कांग्रेस का घटनाक्रम। कौन सा? सामाजिक घटनाक्रम। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। शुरुआत में कांग्रेस अमीरों के साथ थी। किसके साथ थी? अमीरों के साथ थी। और अमीर आप जानते ही है कौन है ना? अमीर समाज में कौन होते हैं? संख्या में क्या होते हैं? कम। अमीरों के साथ थी। फिर इन्हें पता लगा कि भाई ये तो बहुत कम है, और हमें तो क्या चाहिए? वोट चाहिए। वोट ये दे नहीं सकते। और उसी समय क्या आ गया? मार्क्सवाद। जैसे ही मार्क्सवाद आया, समाजवाद आया, साम्यवाद आया, तो कांग्रेस का टेंशन बढ़ गया। कांग्रेस को लगा कि हमारे ये जो संख्या में कम लोग हैं, ये हमारे किसी काम नहीं आने वाले, तो हमें ताला पलटना चाहिए। और पासा पलट के किस साइड आना चाहिए? गरीबों की तरफ आना चाहिए। किसकी तरफ आना चाहिए? गरीबों की तरफ आना चाहिए। तो शुरुआत में ये कहाँ थे? अमीरों की तरफ। बाद में किसकी तरफ आ गए? गरीबों की तरफ, क्योंकि ये संख्या में क्या थे? ज्यादा। ये संख्या में क्या थे? ज्यादा। और इनका नेतृत्व आसानी से नहीं मिल सकता था, और ये स्थायित्व में काम आते। इसीलिए कभी भी पूछा जाए
कि कांग्रेस का संगठन शुरुआती सालों में किसके साथ था, तो उच्च वर्ग के साथ था। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली और ये किसके साथ आ गए, गरीबों के साथ आ गए। अगला बिंदु है विपक्षी पार्टियों का उदय। विपक्षी पार्टियों का उदय, काम की चीजें ये भी याद होनी चाहिए सबको। सवाल आएगा विपक्षी पार्टियों के उदय के कारण को स्पष्ट कीजिए। सवाल लिख लीजिए, विपक्षी पार्टियों के उदय के कारण को स्पष्ट कीजिए। विपक्षी पार्टियों के उदय के कारण को स्पष्ट कीजिए। अब यहां पर देखें आप, हमारे यहां सत्ता की लालसा का सिद्धांत पाया जाता है। कौन सा सिद्धांत, सत्ता की लालसा का सिद्धांत पाया जाता है। अब ये क्या है, सबको क्या चाहिए, पद। पद को क्या कह सकते हैं, सत्ता। और झगड़ा किसके लिए है, सत्ता के लिए ही है। आपने देखा होगा कि भारत में विवाद, अभी आपने देखा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी के विधायक हैं और इन्होंने कांग्रेस छोड़कर क्या ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली। किस कारण से, पद ना मिलने के कारण से। सचिन पायलट साहब राजस्थान गवर्नमेंट को गिराने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। किसके कारण, उनके पास क्या नहीं है, पद नहीं है, सत्ता नहीं है, इसलिए। तो भारत में किसी भी पार्टी में हो, पद की लालसा सब में होती है, हर किसी को कुछ ना कुछ बनना है। तो विपक्षी पार्टियों का उदय का कारण पहला तो क्या था, पद या सत्ता की लालसा, पद की प्राप्ति या सत्ता की लालसा। दूसरा कारण क्या था, विरोधी विचारधारा, विरोधी विचारधारा। आपने देखा होगा दुनिया का सबसे तगड़ा विवाद किसमें होता है, महिलाओं में। डायलॉग भी चल रहे होते हैं और काम भी कर रही होती हैं। तो विचारधाराएं कैसी हैं, अलग अलग, इसीलिए उनमें झगड़ा हो रहा है। यहां भी यही हुआ कि पार्टियों में कांग्रेस पार्टी के कुछ जो लोग थे वो कांग्रेस की राय में मैच नहीं करते थे या कांग्रेस के साथ वो सहमत नहीं थे। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का मन बना लिया कि अब इस कांग्रेस में हमें नहीं रहना है। तीसरा बिंदु है कांग्रेस का एकल सदस्य नियम। कांग्रेस का एकल सदस्य नियम। अब ये भी इसमें घी की तरह काम करने लग गया। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि कांग्रेस एक सदस्य का नियम लेकर आ गई। उस समय क्या था कि एक तो कांग्रेस पार्टी के तो सदस्य ये थे ही थे, दूसरा क्या था कि अपनी अलग से पार्टी भी बना रखी थी, छोटी पार्टी इन्होंने बना रखी थी। जैसे रामविलास पासवान जिनका देहांत हो गया है, जनशक्ति पार्टी उनका नाम था, कांग्रेस बीजेपी में ये शामिल थे, बीजेपी के तो सहयोगी थे ही थे, अलग पार्टी के अलग से इन्होंने बना रखा था। तो ऐसा ना हो, इन्होंने कांग्रेस वालों ने कहा कि या तो आपको कांग्रेस का सदस्य रहना है या फिर अलग से पार्टी बनानी है। जो लोग अलग से पार्टी बनाएंगे वो कांग्रेस में नहीं आ सकते हैं। ऐसे में मामला बिगड़ा और जब दोहरा आया कि भाई एक ही चुनना है तो लोग बागों ने क्या चुना, विपक्षी पार्टियां ही चुना और विपक्षी पार्टी फिर अलग होती ही चली गई। चौथा, कांग्रेस का विरोध। आप जानते हैं कि लंबे समय तक कोई नेता अगर रहता है तो उसे एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती ही होती है। मोदी जी चाहे कितने अच्छे हो, गहलोत साहब चाहे कितने अच्छे हो, कुछ समय बाद इनका विरोध होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये विरोध बढ़ेगा और फिर बढ़ता ही चला जाएगा। इसीलिए सत्ता में हर किसी का विरोध होना लाजमी है। इस विरोध को बुलाने के लिए विपक्षी पार्टियों का उदय होना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे युवा वर्ग का उदय। युवा वर्ग
का उदय, ये भी एक कारण बना। युवा वर्ग जैसे आप जैसे एक्टिव बंदे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आप लोग सरकार से सवाल जवाब करते हैं, ट्विटर का यूज करते हैं, बहुत सारे सरकार को उत्तरदायी जिम्मेवार सरकार बना देते हैं। सरकार चाहकर भी आपके अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। पहले वाले लोग बैंक चले जाते थे, घंटों लाइनों में लगे रहते थे और अकाउंट ओपन नहीं होता था। आज का बच्चा जाता है और जाते ही मैनेजर से बात करता है सीधा कि भैया मेरा अकाउंट क्यों नहीं खुल रहा, आप मुझे रीजन दे, वैलिड रीजन दे। इसका क्या कारण हुआ? युवा वर्ग है और उसमें क्या है? शिक्षा है, जागृति है। तो युवा वर्ग का उदय होना और उसमें भी क्या? जागृति आना, ये भी एक कारण बना विपक्षी पार्टियों के उदय का। और ये जो युवा वर्ग आया वो बड़ा शिक्षित था और इस शिक्षित वर्ग ने चहुमुखी विकास की तरफ ध्यान दिया, अलग से पार्टियों की बात कही और मजबूत विपक्ष का समर्थन इन्होंने किया। तो विपक्षी पार्टियों के उदय के कारण समझ में आए। पहला क्या है? सत्ता की लालसा। हमें यहाँ पिछलग्गू बनने के लिए नहीं, शुरुआती 4-5 सालों में तो हमें नजर आता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस के राज में सब कुछ थे। फिर धीरे धीरे चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस अब नजर आ रही थी, गांधी परिवार ही केवल नजर आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में सवाल उठा कि पद हमें भी चाहिए, तो कांग्रेस में तो मिल नहीं सकता, इसलिए पार्टियां कैसी बना ली? अलग बना ली। विरोधी विचारधारा वाले कहाँ चले गए? बाहर। कांग्रेस ने कहा या तो कांग्रेस या दूसरी पार्टी, तो इन्होंने कहा दूसरी ही पार्टी। कांग्रेस का विरोध भी होने लगा था, इसलिए उसमें रहना भी लोग नहीं चाहते थे। युवा वर्ग और जागृति के कारण भी ऐसा हुआ कि बाहरी लोग ज्यादा प्रिफेयर करने लगे अलग पार्टियों को और एकजुट होकर नई सत्ता प्राप्ति के लिए कार्य करने लगे। ऐसे भी समझ सकते हैं कि कांग्रेस में वर्चस्व किसका होता है? गांधी परिवार का होता है और गांधी परिवार के अलावा पद मिलना असंभव कार्य है। इसीलिए कांग्रेस के विरुद्ध में नई पार्टी के रूप में लोग वहां खड़े होने लग गए ताकि नई पार्टी बनाकर हम प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकें। बताओ भाई क्या दिक्कत आई इसमें? कुछ पूछना है? टाइम अप हो रहा है, जल्दी बोलो, 1 मिनट से भी कम का समय बचा है। कोई सवाल हो तो बताओ। किसी का कोई सवाल नहीं? ठीक है। नो सर। अभी इस चैप्टर में जितनी भी पार्टियां बची है ना, वो आपको नोट डाउन करनी है। स्वतंत्र पार्टी आपको लिखनी है, कम्युनिस्ट पार्टी की डिटेल आपको लिखनी है, जनसंघ